आर देयर। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं कि कितने अरेंजमेंट आएंगे, तो वहां पे आपको परमुटेशन यूज करना पड़ता है। तो देखो जो इन्होंने दिया है उसी को अप्लाई करो बस। आपके पास दो बॉयज हैं और दो गर्ल्स हैं। आपके पास दो बॉयज हैं और दो गर्ल्स हैं, और उन्होंने बोला है कि सो दैट गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके। इसका मतलब है कि गर्ल्स के बीच में कोई बॉय आना चाहिए, तभी तो वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है। आगे पीछे हो सकता है, कोई लड़का जरूर आएगा। जैसे मान लो, जैसे अगर मैं बात करूं एक कॉम्बिनेशन की, बॉय बॉय बीच में कर दूं और साइड में गर्ल्स कर दूं, तो क्या ये वैलिड है? वैलिड है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो है बॉय और गर्ल्स के बीच में, मतलब दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय आ गया। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूँ, बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तो यहाँ पे भी ये भी ठीक है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तभी भी दो लड़कियां साथ में नहीं आई। अगर मैं आगे बनाऊं तो ऐसे ही बना सकता हूँ, गर्ल बॉय, राइट? इस तरह से आपके पास ये आ रहे हैं तीन। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो बॉयज हैं वो आपस में चेंज हो सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो आपस में चेंज हो सकती हैं। इसी को तो अरेंजमेंट बोलते हैं। मैंने बताया था कि उनका ऑर्डर डिपेंडेंट है। ये तो हो गया तरीका उनको रखने का, लेकिन जो गर्ल्स है वो आपस में चेंज हो सकती है दोनों। मतलब एक लड़की जो पहले बैठी थी वो फोर्थ पे जा सकती है, जो फोर्थ पे बैठी है वो फर्स्ट पे आ सकती है, क्योंकि लड़कियां अलग है और अरेंजमेंट अलग है। ऐसी जो बॉयज है वो आपस में चेंज हो सकते हैं बीच में। तो टोटल दोनों बॉयज आपस में दो तरह से चेंज हो सकते हैं और गर्ल्स भी दो तरह से चेंज हो सकती हैं। तो ये वाले कॉम्बिनेशन को आप चार तरह से लिख सकते हैं, राइट? ऐसे ही यहाँ पे भी आप कितने तरह से लिख सकते हैं? चार तरह से। इसको भी कैसे लिख सकते हैं? चार तरह से, क्योंकि आपस में तो वो चेंज हो ही सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके आ जाएंगे? 12। इस तरह से आपको सोल्व करना है। मतलब अरेंजमेंट में आपको उनका ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, केवल सिलेक्ट करना होता। अगर वो सिलेक्टेड कर देते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट की जगह, सिलेक्टेड, तो फिर ऑर्डर इंडिपेंडेंट हो जाता, फिर ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, फिर तीन ही हो जाते। लेकिन अरेंजमेंट की वजह से you have to take care of the order as well. I have told it in detail in the last class, and this is an example of the same. Okay. और कैसे निकाल सकते थे? और ऐसे निकाल सकते थे। देखो और कैसे निकालते हैं आप लोग इसको। आप इसको निकालते टोटल। देखो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? टोटल अरेंजमेंट माइनस गर्ल्स आर टुगेदर। समझ में आ रहा है आपको? आपके पास टोटल अरेंजमेंट में से आपको वो निकाल, आपने वो वाले हटा दिए जिसमें गर्ल्स साथ में है, तो वही तो आएंगे, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट में आपके कितने आ जाएंगे? टोटल चार लोग हैं, तो चार फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। चार लोग चार फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं टोटल। माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? जो लड़कियां साथ में है वो वाला अरेंजमेंट अलग करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका क्या होगा? लड़कियों को आप एक एक ग्रुप मान लेंगे पूरा। बताया था ना मैंने, दोनों लड़कियों को एक ग्रुप मान लेंगे, G1 G2। और यहाँ B1 B2 दो लड़के आ जाएंगे। तो टोटल कितनी यूनिट बन रही है? एक दो तीन, राइट? तीन फैक्टोरियल। लेकिन ये लड़कियां आपस में अंदर चेंज हो सकती हैं, तो इसका मल्टीप्लाई बाई टू फैक्टोरियल, तो टुगेदर वाला आपने माइनस कर दिया, राइट? तो आपके पास आंसर आ गया 24 माइनस 6 गुना 2, 12। मतलब 12 आ गया। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। टोटल माइनस गर्ल्स आर टुगेदर। गर्ल्स आर टुगेदर वाला मैंने कल बताया था, उसको आप एक यूनिट मान लेंगे। टोटल तीन यूनिट हो जाएंगे, B1 B2 और गर्ल्स जो साथ में है। तो तीन चीजें कैसे अरेंज होती हैं? थ्री फैक्टोरियल से। लेकिन लड़कियां जो आपस में इंटरनली भी तो हो सकती हैं चेंज, इसलिए दो फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो गर्ल्स आर टुगेदर के जो फॉर्मूला आया वो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आया। उस चार लोगों को फॉर्मूला क्या है? 4 फैक्टोरियल है। तो 24 में से आप 12 माइनस करेंगे तो 12 आ जाए। समझ में आया दोनों तरीके? एक तो लिख के कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने कल पढ़ाया था आपको। किसी को कोई डाउट इसमें? Anyone having any doubt in this?
रेस योर हैंड, नो वन इज हैविंग एनी डाउट। ओके, तो देन वी विल रीड द प्रोबेबिलिटी टुडे। ज्यादा नहीं है, बेसिक पूछता है, आज ही खत्म हो जाएगा। मतलब जितना प्रोबेबिलिटी पूछता है उतना सीख जाओगे। ओके, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, चांस ही होता है। चांस और लाइकलीहुड ऑफ ए इवेंट। जैसे मान लो कि आप कोई सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को उछालने के बाद उस पे हेड आया या टेल आएगा। आप क्या बोलते हैं उसको, यार 50% चांस तो ये है कि हेड आ सकता है, क्योंकि जब तक सिक्का आपको पता नहीं है किधर गिरेगा, उस 50% चांस ये है कि टेल आ सकता है। लेकिन अगर उस सिक्के के दोनों तरफ हेड ही हो, मतलब हेड पे भी हेड हो टेल पे भी हेड हो, ऐसा सिक्का बना दे हम, तो उसके तो 100 के 100% चांस किसके हो जाएंगे, हेड के ही, क्योंकि आपने तो दोनों तरफ हेड ही लिख दिया। तो डिपेंड, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस। जैसे 50% हेड के चांस है, तो 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 50% 1/2 कोई तो लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब है कि हेड आने का चांस तो 1/2 है, और टेल आने का चांस भी कितना है, 1/2 है। तो ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर दैट इज एक्चुअली चांस और लाइकलीहुड दैट a particular event will occur. Okay, probability is nothing but chance or likelihood that chance of a event to occur. तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही है एक लाइन। उसके बाद जो आपके कोई एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, मान लो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, देखो एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल मैं अगर आपके सामने दूं तो एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है। एक्सपेरिमेंट हो सकता है टॉसिंग अ कॉइन, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है टॉसिंग अ कॉइन, एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपका, आई वुड से, रोलिंग अ डाइस, एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपका, लेट सपोज विल टेक समथिंग एल्स लाइक स्टूडेंट टेकिंग अ बॉल फ्रॉम अ बैग। इस टाइप की चीजें एक्सपेरिमेंट इसको हम बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, जो भी आप कर रहे हो जिसपे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जिस एक्सपेरिमेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, सिक्का उछालना एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही डाइस को रोल करने पे क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही आपका तीसरा केस कि भाई किसी बैग में से आप बॉल निकाल रहे हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो तीन चीजें होगी आपके एक्सपेरिमेंट। अब जो टोटल आपके टोटल चीजें हो सकती हैं उसको आप बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज सैंपल स्पेस। जैसे मान लो कोई सिक्के को हम उछाल रहे हैं, एक एक सिक्का है उसको हम उछाल रहे हैं, तो या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, टेल और हेड। दैट मीन्स टू थिंग्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने भी आउटकम हो सकते हैं उन सबको अगर आप सेट में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल नंबर ऑफ केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। बस इसी से सोल्व होता है, जितने भी क्वेश्चन है वो इसी एक फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। डिवाइड में आपके टोटल केस आएंगे, न्यूमरेटर में आपके फेवरेबल केस आएंगे। जैसे मान लो आप कोई सिक्के को उछाल रहे थे टेल और हेड, और आप पूछ रहे थे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो फेवरेबल केस कितना है, एक है हेड आना, और टोटल केस कितने हैं, दो, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। जैसे आप किसी डाइस को रोल कर रहे हैं और डाइस को रोल करने पे आपसे बोले कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 तो आपका एक ही केस है, और टोटल केस कितने हैं उस पे डाइस पे, 6, तो आंसर हो जाएगा 1/6। दैट मीन्स फेवरेबल नंबर ऑफ केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस इज द प्रोबेबिलिटी। सैंपल स्पेस इज टोटल कलेक्शन।
जो बेसिक डेफिनेशन इसलिए बता दी, कभी कोई पूछने लगे सैंपल स्पेस क्या है वही नहीं पता। ठीक है। अब अगर वो पूछ, अगर इसी का हम एक्सटेंशन करते हुए कोई एग्जांपल लें, तो जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट समवन इज बोर्न ऑन संडे, समवन इज बोर्न ऑन संडे। यस मोहित कुमार बताइए। सर ये डाइस में सर 2 डाइस में आता है ना, कभी कभी एक डाइस तो नॉर्मल रहता है, एक और दूसरा जो दिया रहता है हाँ शायद। हाँ तो वो सब भी हम लेंगे, वो तो बस हम बता रहे थे कि फेवरेबल नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। जैसे मोहित ने बात करी 2 डाइस की, कि उन्होंने कहा 2 डाइस रोल की जाती है, तो 2 डाइस रोल करने पे देखो पहले वाली डाइस और दूसरे वाली डाइस पे नंबर अलग लगा सकते हैं। जब आपने 2 डाइस रोल करी है तो आप सोचो टोटल नंबर ऑफ केस कितने आएंगे। तो पहले वाले डाइस पे 1 आ सकता है, तो दूसरे वाले डाइस पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। अगर पहले वाले डाइस पे 1 आया है तो दूसरे वाले डाइस पे कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही अगर पहले वाले डाइस पे 2 आया है तो दूसरे वाले डाइस पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो हर एक के रेस्पेक्ट में 6 6 केस बन जाएंगे। अगर पहले वाले डाइस पे 1 आ रहा है तो दूसरे वाले डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। पहले वाले डाइस पे 2 आ रहा है तो दूसरे वाले डाइस पे कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही पहले वाले पे 3 आ रहा है तो दूसरे पे कुछ भी आ सकता है। तो टोटल यहाँ पे भी 6 केस बनेंगे, यहाँ पे भी 6 केस बनेंगे, यहाँ पे भी 6 केस बनेंगे। ऐसे 6 तक कितने केस बनेंगे, 6 केस हर एक पे। तो टोटल केस 36 आ जाएंगे। टोटल केस 36 आ जाएंगे। 2 डाइस को रोल करने पे टोटल केस 36 आ जाएंगे। फिर अगर हमें जो जिस हिसाब से उन्होंने पूछा होगा उस हिसाब से हम फेवरेबल केस निकालेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि द सम ऑफ नंबर इज 2, तो सम ऑफ नंबर ऑफ इज 2 इस एक ही केस में आ सकता है जब पहली डाइस पे भी 1 आए और दूसरी डाइस पे भी 1 आए, उसके अलावा तो 2 आ ही नहीं सकता। Sum of number is 2. That means first dice is also having 1 and other dice is also having 1. So that means only one case is favorable out of all 36 cases. So the answer is 1 by 36. Are you getting it, Mohit? टोटल नंबर ऑफ केस आपको निकालने हैं, 2 डाइस के केस में भी निकाल सकते हो और 1 डाइस के केस में भी निकाल सकते हो। ओके। यस सर। अगर आपके पास सेम चीज को डबल कर दे रहे हैं तो इसको आपको कैसे करना है हम बताने वाले थे, लेकिन आपने बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, वरना हम इसको बाद में बताते अभी 3 4 क्वेश्चन के बाद। अगर आप मान लो 2 डाइस दिए हुए हैं तो एक डाइस के लिए कितने केस आते हैं, 6। तो 2 डाइस के लिए कितने आ जाएंगे, 6 का स्क्वायर टोटल केस। अगर 3 डाइस हो जाएंगे तो कितने केस आ जाएंगे टोटल, 6 का क्यूब। क्यों क्यों आ जाएंगे, देखो अभी हमने परमुटेशन सीखा है तो उससे सीखो ना आप। 3 डाइस है, ये हो गया पहला डाइस, ये हो गया दूसरा डाइस, ये हो गया तीसरा डाइस। पहले डाइस पे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 चांस। कोई सा भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले डाइस पे कितने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 चांस। तीसरे वाले डाइस पे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6। और इंडिपेंडेंस है तीनों डाइस एक दूसरे के, कुछ भी आ सकता है कोई से पे। पहले पे बनाया तो ये तो नहीं है ना दूसरे पे 2 ही आएगा। उसमें उस केस में लगती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब पहले वाला दूसरे पे डिपेंड करे। वो हम सिखाएंगे उसको भी। लेकिन इन जनरल अगर वो 3 डाइस को रोल कर रहा है तो तीनों इंडिपेंडेंट है, तो तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो 216 आ जाएगा। ये हमने अभी आपको परमुटेशन में सिखाया था कि आप बक्से बनाओ। 3 डाइस है तो 3 के बक्से बनाओ, पहले वाले के 6 चांस, दूसरे वाले के 6 चांस, तीसरे वाले के 6 चांस। ओके। So you will get 216. Out total number of outcome is 216 in case of 3 dice. In case of 2 dice, there are 36 total number of outcomes. And जो आपके फेवरेबल आउटकम होंगे वो हम निकाल लेंगे। समझ में आया आपको? तो जैसे इन्होंने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट समवन इज बोर्न ऑन संडे, तो देखो जब उन्होंने संडे की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो आप ये देखेंगे कि संडे जैसे वो कितने दिन है, क्योंकि जो सैंपल स्पेस है वो एक सा होना चाहिए ना। एक्सपेरिमेंट आप बोले लोगों कि मैं तो पूरे साल में संडे गिनूंगा, वो तो नहीं है, आप तो वीक में ही संडे गिनेंगे। तो एक वीक में 7 दिन होते हैं टोटल, उनमें से संडे संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो टोटल केस तो आपके 7 हैं, वो संडे की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि संडे एक केस है, नंबर ऑफ केस 1 है। और टोटल केस कितने हैं, 7। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ये सब मतलब वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। 7 चीजें, उनमें से एक प्रोबेबिलिटी आने की, तो 1/7 इज द आंसर। ऐसे ही अगर मैं सिंगल डाई की बात करूं, सिंगल डाइस की बात करूं, तो सिंगल डाइस में आपकी सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6 ये है। एक को आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। ऐसे आप निकाल देंगे, मतलब सॉरी 1/6 ये 2 की भी, क्योंकि वो भी आपका एक ही केस है, 6 में से एक केस है। 3 को आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 को आने की भी, 5 को आने की भी, 6 को आने की भी। ओके। अब मैं यहाँ पे कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी है, ये बताओ।
तो इवन नंबर कितने हैं इसमें से? 3 है ना इवन, 2 4 6। तो फेवरेबल केस 3 हो जाएंगे और टोटल केस कितने हो जाएंगे? 6। तो आंसर फिर 1/2 आ जाएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर भी क्या आ जाएगी आपकी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर भी 1/2 आ जाएगी, क्योंकि प्राइम नंबर 2 3 और 5 है। सबसे छोटा प्राइम 2 होता है। 2 इज द लीस्ट प्राइम, 1 को प्राइम काउंट नहीं करते हैं। तो आंसर आपका फिर से 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 फेवरेबल केस हो जाएंगे और 6 टोटल केस हो जाएंगे। अब लेट सपोज 2 डाइस है, तो 2 डाइस के केस में क्या होगा? 2 डाइस के केस में आपका जो सैंपल स्पेस आएगा, देखो वो ऐसा आएगा। एक का मैं लिख के दिखा सकता हूं। जैसे मान लो पहले पे 1 तो दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1 तो दूसरे पे 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 केस आ सकते हैं। ऐसे 2 के साथ भी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे 3 के साथ भी। समझ रहे हैं आप? फर्स्ट डाइस पे मैं नंबर फिक्स कर रहा हूँ, दूसरे डाइस पे चेंज कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से टोटल केस आ जाएंगे। तो ये आपके टोटल जो केस आएंगे वो 36 केस आएंगे। और वो आपसे मान लो ऐसे पूछ दे कि जो डाइस हमने थ्रो किया उन पे सम कितना आ जाए आपका? सम बीइंग 11, सम आपका 11 आ जाए, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? तो सम 11 आने के लिए पहले डाइस पे अगर आपका आप 4 लेंगे तो सम 11 नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरे पे 6 ही तो आ सकता है मैक्सिमम। तो पहले डाइस पे 4 से ज्यादा आना चाहिए, राइट? 4 के केस में 6 ही आ सकता है दूसरे पे, तो यहाँ पे 11 नहीं आएगा सम। तो आप क्या लेंगे? 5 और 6, राइट? 5 और 6 लेंगे। और दूसरे डाइस पे क्या लेंगे फिर? या फिर ऐसे भी आ सकता है 6 और 5, 5 और 6। पहले डाइस पे 5, दूसरे पे 6, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। पहले पे 6, दूसरे पे 5। तो 11 आने के टोटल पर कितनी है? दो ही, मतलब टोटल केस कितने हैं? 2। ऐसे फेवरेबल नंबर ऑफ केस तो 2 है कि सम 11 आ जाए। और टोटल केस कितने हैं? 36। तो आंसर है 2/36, मतलब 1/18। गेट इट? तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1/18। ऐसे ही आपको करना है 2 डाइस के केस में। यू हैव टू फाइंड द फेवरेबल नंबर ऑफ केस एंड टोटल नंबर ऑफ केस। अगर वो बोल दे प्रोडक्ट इज 12, 2 dice are thrown such that the product of the numbers on the dice is 12। तो देखो 12 कैसे आता है प्रोडक्ट? अगर पहले डाइस पे आपका 3 आ रहा है तो दूसरे डाइस पे 4 आना चाहिए, राइट? तो 12 आ जाएगा। पहले डाइस पे 4 आ रहा है तो दूसरे पे 3 आ जाएगा, तभी भी 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर आप देखोगे तो पहले पे अगर 2 आ रहा है तो दूसरे पे 6 आ जाए, पहले पे अगर 6 आ रहा है तो दूसरे पे 2 आ जाए। इसके अलावा 12 आ ही नहीं पाएगा। 6 दूनी 12 तो होते हैं, 4 तिया 12, उसके अलावा तो कोई 12 का फैक्टर नहीं होता है। 1 इंटू 12 भी 12 होता है, लेकिन 12 तो डाइस का नंबर ही नहीं होता है। तो यू गेट ओनली 3 4 4 3 2 6 6 2। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं? 4। और टोटल केस कितने हैं? 36। तो 4/36 का मतलब क्या है? 1/9। आंसर इज 1/9। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये निकाल लो। 2 डाइस पे थ्रो कर रहे हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 6। फाइंड दिस। गेटिंग एटलीस्ट 1 6। सोल्व करो इसको, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर 2 डाइस को थ्रो करें तो एटलीस्ट एक 6 आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? फेवरेबल नंबर ऑफ केस निकाल दो तो टोटल केस तो 36 ही आएंगे। 6 का स्क्वायर, या सोचो जैसे समझाया है वैसे, नहीं समझ में आया तो पूछो 36 कैसे आ रहे हैं केस। लेकिन अब देखो फेवरेबल केस कैसे आएंगे। एटलीस्ट एक छक्का छक्का आना है, तो इसका मतलब या तो पहले डाइस पे 6 आ जाए, कल्पेश ने बताया 1/18, जो कि गलत है। देखो या तो पहले डाइस पे 6 आ जाए या दूसरे डाइस पे 6 आ जाए। एटलीस्ट 1 6 आना है ना दोनों में से। तो मान लो पहले डाइस पे 6 आ जाता है, 1/6 भी गलत है। देखो अगर जो पहले डाइस पे 6 आ जाता है तो दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है? 1 6 2 6 3 6 4। ये दूसरे डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर, 6 5 या 6 6, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोल रहा था, तो 6 6 हो सकता है। 1/3 भी गलत है, 7/36 भी गलत है। तो ठीक है, अब देखो फर्स्ट डाइस पे आपने क्या रखा है? फर्स्ट डाइस पे आपने 6 को फिक्स कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट 1 6 आना था। तो दूसरे डाइस पे तो नंबर चेंज हो सकता है। 6 के पहले दूसरे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ऐसे ही आप दूसरी डाइस पे 6 फिक्स कर दो, तो यहाँ पे 1 आ सकता है। दूसरे वाली डाइस पे 6 फिक्स कर रहा हूं मैं, 3 6 4 6 और 5 6।
लेकिन 6 6 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 6 6 तो एक ही बात है ना, पहले पे 6 आए दूसरे पे 6 आए, या मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर तो दोनों डाइस पे 6 आ गया तो वो तो एक ही केस है ना, इट इज नॉट टू केसेस, इट इज ओनली वन केस। तो आपके पास टोटल कितने फेवरेबल केस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 केस फेवरेबल हैं, और टोटल केस कितने हैं? 36। तो आंसर है 11/36। एटलीस्ट 1/6 का 11/36 आ जाएगा। समझ में आया आपको कैसे आया? एटलीस्ट 1/6 भाई, ये तो लैंग्वेज है ना, एक कम से कम एक 6, तो एक 6 ला दिया दूसरे पे चेंज कर दो, ऐसे फिर दूसरे पे 1 6 ला दिया दूसरे को चेंज कर दो, और जो 6 6 वाला केस है वो केवल एक बार काउंट होगा, क्योंकि 6 आगे पीछे लिखने से फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो सेम ही चीज है, दोनों पे 6 आ रहा है तो। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट। ओके, नाउ इफ यू कैन डू इट, तो एक और हम आपको करवा सकते हैं। 2 dice are rolled, which sum has the least possibility and which sum has the highest possibility? ये पूछने तो देखो, सम लाना है 2 डाइस को रोल करने का, जो नंबर आया है, तो सम कितना हो सकता है? मिनिमम 2 तो होगा ना मिनिमम, या 2 से कम भी सम आ सकता है 2 डाइस को रोल करने में? नहीं आ सकते, दोनों पे एक एक तो आएगा ही। तो पहले आप गेटिंग अ सम 2 की पॉसिबिलिटी निकाल लो। गेटिंग अ सम 2, तो इसकी पॉसिबिलिटी आपकी 1 1 आएगी, दैट मीन्स ए की पॉसिबिलिटी आएगी बस, एक ही तो पॉसिबिलिटी है 1 1 के केस में। ऐसे ही 3 की कितनी आएंगी? 1 2 4 2 1, दोनों केस में 3 हो जाएगा, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 1, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? 2, राइट। ऐसे ही 4 की कितनी होंगी बताओ? सम 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी बताओ? 4 आने की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? 1 3 3 1, और भी तो 2 2 भी तो आ सकता है। यस, 3 आ जाएंगी, राइट। 1 3 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, और 2 2 आ सकता है, तो यू विल गेट 3 पॉसिबिलिटी, राइट। ऐसी सम 5 आने की कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी? 2 3 3 2 1 4 4 1, 4, राइट। 6 आने की, देखो कहां तक सम आ सकता है, 12 तक ही तो आ सकता है, 12 से आगे तो नहीं आएगा, 12 तक ही तो सम आ सकता है, यू फाइंड इट एंड यू विल गेट इट। और क्या है इसका? जैसे सम 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी आपकी? 5 आने की 4 आ रही है, ऐसी 6 आने की जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट दैट विल कम आउट टू बी 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3, सो दैट मीन्स 5 पॉसिबिलिटी। ठीक है, सोल्व करोगे तो अब 7 आने की तो बताओ कितनी होगी? 7 आने की होगी आपकी 1 6 6 1 3 4 4 3 2 5 5 2, यानी 6 पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा इसी की आएंगी, इसके ऊपर फिर कम हो जाएंगी। ठीक है, 7 आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। विच सम हैज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी? 7। विच सम हैज द लीस्ट पॉसिबिलिटी? 2 और 12। देखो, 2 की भी एक ही पॉसिबिलिटी है और 12 की भी, 12 के केस में भी एक ही आएगी। 12 के केस में क्या आ जाएगा? 6 6, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर। 2 के केस में भी ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर। सो विच सम हैज द लीस्ट पॉसिबिलिटी? 2 और 12। विच सम हैज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी? 7। ओके, इस तरह से आप थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा, इतना टफ ये है नहीं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन आपको दूं तो क्या आप करेंगे? एक क्वेश्चन करा देंगे, फिर उसके बाद डाइस वाला हो जाएगा, इतने से ही हो जाएगा डाइस वाला, जो कुछ आएगा तो आप कर सकते हैं आराम से। एक क्वेश्चन हम करा देते हैं। अ क्वेश्चन इज, इफ अ फेयर डाइस, फेयर डाई आप बोलेंगे तो डाई विद 6 फेसेस नंबर्ड 1 to 6 is rolled, what is the possibility, या what is the what is the probability that it shows
आइदर अ प्राइम और अ इवन नंबर। देखो टोटल आउटकम कितने आएंगे गाइस? अगर आप एक डाई को क्रॉस थ्रो करोगे तो कितने आउटकम है टोटल आपके पास? क्या क्या आ सकता है? टोटल आउटकम क्या होता है? 1/2। आइदर अ प्राइम और अ इवन, एक साथ है, सवाल अलग नहीं है। आइदर अ प्राइम और अ इवन, इट्स नॉट अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो या तो आपको प्राइम आ जाए या इवन आ जाए। टोटल आउटकम तो 6 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम कितने हैं? देखो 2 4 6 फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि वो कैसे हैं, इवन नंबर है। उसके साथ प्राइम नंबर भी ऐड करना है, लेकिन दो तो पहले से ही प्राइम नंबर है, ये तो आ ही जाएगा उसमें। 3 और 5 और ऐड कर दो, तो देखो ये आइदर अ प्राइम और अ इवन है। 2 4 6 3 5, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी? 5 केस हो गए, ये टोटल केस 6 है, 5/6। आइदर अ प्राइम और अ इवन, आपको दोनों केस जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको और वाला बता रहा हूँ। और वाले में आपको दोनों केस निकालने पड़ते हैं। और मतलब ऐड, मतलब आपको प्राइम वाले केस भी निकालने पड़ेंगे और इवन वाले भी, तो दोनों केस जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो और बोला है, या तो प्राइम आ जाए या इवन आ जाए। प्राइम पे आपने ठीक बताया था 1/2, लेकिन यहाँ पे इवन और प्राइम एक साथ है, तो इस केस में 5/6 हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर ये लैंग्वेज का थोड़ा समझ नहीं आया सर, मतलब आइदर प्राइम और इवन। देखो आइदर अ प्राइम और इवन, पहले तो आप कैमरा ऑन कीजिए, फिर ये देखिए कि आइदर या प्राइम और इवन का मतलब ये है कि या तो प्राइम नंबर आ जाए या तो इवन नंबर आ जाए। तो जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर है आपके पास 2 3 5, राइट? और इवन, और इवन के कौन कौन से नंबर हैं? 2 4 6। तो मतलब या तो 2 3 5 आ जाए या 2 4 6 आ जाए, तो दो तो एक ही बात है ना। दो आ जाए तो दो, या तो आ जाए या तो प्राइम आ जाए या इवन आ जाए, तो दो तो एक ही बार आएगा। तो टोटल केस आपके 2 3 4 4, 2 3 5 4 6 हो जाएंगे, या तो प्राइम या फिर इवन। तो क्या 3 प्राइम है ना, तो यस होगी पॉसिबिलिटी पूरी। 4 इवन है तो होगी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी। ठीक है, अगर वो यहाँ पे लिख देता नाइदर, नाइदर नोर, कि ना तो प्राइम है और ना इवन है, तो केवल एक ही बचता 1। प्राइम इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर इवन, सो द आंसर इज 1/6। यार ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, आइदर और का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना। आइदर और आपको सोचना है बस। आइदर मतलब या तो प्राइम या इवन, आइदर मतलब या तो, या ना, और नाइदर मतलब नहीं तो। नहीं तो वो प्राइम है और ना ही इवन है, तो वो केवल 1 है। ऐसे आप सोचिए, ठीक है? ओके, अब हम कॉइन को टॉस करते हैं। देखो जो डाइस वाले आएंगे वो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। अब टॉसिंग का कॉइन, ज्यादातर यहाँ से इन दो से ही सवाल आ जाते हैं, बाकी देखते हैं। अब फेयर कॉइन, अगर मैं उसको सिंगल टॉस करूंगा, सिंगल टॉस में आपका क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यू विल आइदर गेट हेड और टेल। हेड की पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 1/2। टेल की भी क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम 2 है और हेड एक आउटकम है, टेल एक आउटकम है, तो आपकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी 1/2 दोनों केस में। ठीक है, लेकिन अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा, अगर मैं टू कॉइन्स को टॉस करूंगा, और मैं टू कॉइन्स को टॉस करूंगा, तो पहले वाले कॉइन पे एच आ सकता है, हेड, तो दूसरे वाले कॉइन पे टेल आ सकता है, टी। ऐसे ही अगर पहले वाले कॉइन पे हेड आ सकता है तो दूसरे वाले पे हेड भी आ सकता है। ऐसे ही पहले वाले पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है। पहले वाले पे टेल तो दूसरे पे टेल, ये 4 केस आ सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब है यहाँ पे टोटल केस कितने हैं? 4। अब फेवरेबल आउटकम हम उसी हिसाब से देखेंगे। इसको कैसे निकाला है? देखो सिंगल कॉइन के केस के में कितना था? 2 था। तो डबल कॉइन पे कितना हो गया? 2 स्क्वायर। जब ट्रिपल कॉइन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 क्यूब। ऐसे ही जब हमारा कोई वो था, क्या बोलते हैं, डाइस, तो पहले सिंगल डाइस पे 6 था, दो डाइस पे 6 स्क्वायर हो गया था, तीन डाइस पे 6 क्यूब हो गया था। तो यू हैव टू जस्ट फाइंड इट आउट लाइक दिस, 6 6 स्क्वायर 6 क्यूब। ऐसे 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। ओके, जस्ट अप्लाई इट, यू विल फाइंड इट। जैसे मान लो, लेट्स सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
A coin is tossed two times. Find the probability that head comes up on the second toss. A coin is tossed two times. पॉसिबिलिटी बतानी है कि सेकंड टॉस पे आपका क्या आता है, हेड आता है। तो पहले टॉस पे तो कुछ भी आए, उस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा सेकंड टॉस। पहले टॉस पे कुछ भी आए, पहले टॉस पे हेड आए टेल, टेल आए, कोई फर्क पड़ रहा है सेकंड टॉस पे? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड टॉस पे हमें हेड लाना है, तो सेकंड टॉस पे या तो आपका क्या आ सकता है टेल, या सेकंड टॉस पे क्या आ सकता है हेड। सेकंड टॉस पे या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, और हेड की प्रोबेबिलिटी तो वन ही है। हेड की प्रोबेबिलिटी तो वन ही है, तो वन बाय पहले वाले टॉस पे तो कुछ भी आए, पहले वाले टॉस से हमें फर्क थोड़ी पड़ रहा है, सेकंड टॉस पे हेड आना चाहिए। टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम आएंगे पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे पहले टॉस पे हेड, दूसरे टॉस पे टेल, पहले टॉस पे एच, यस 2/4, दूसरे वाले टॉस पे भी एच, पहले वाले टॉस पे आपका टेल, दूसरे वाले पे हेड, तो पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे टेल। तो देखो दूसरे वाले टॉस पे हेड आने वाली पॉसिबिलिटी दो है, दो केस, और टोटल केस कितने हैं? चार। तो आंसर इज 1/2। मतलब यू हैव टू फिक्स द सेकंड टॉस टू बी हेड टू फाइंड द पॉसिबल आउटकम्स। देखो आपको लिखते चले जाना है कि पहले वाले पे क्या है, दूसरे वाले पे क्या है, सिंपल उससे हो जाएगा। सही है। जैसे कोइन वाले में हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू है, वो देखते हैं। 2022 में पूछा था, बड़ा सिंपल पूछा था, कुछ मतलब था नहीं उसमें, सीधा ही कर सकते थे। देखो इस बार इन्होंने क्या कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड इज, एग्जैक्टली टू हेड। तो आपको पता है तीन टाइम, तीन बार टॉस करेंगे तो टू क्यू मतलब आठ टोटल केस आ जाएंगे, टोटल केस आठ आ जाएंगे, क्योंकि आप पहले वाले देखो तीन बक्से बना लो ना, तीन टॉस के, तीन टॉस के तीन बक्से हैं, पहले वाले बक्से में भी दो तरीके हैं, दूसरे वाले बक्से में भी दो तरीके आ सकते हैं, तीसरे वाले में भी दो तरीके आ सकते हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है, तो टोटल आठ रास्ते आ जाएंगे। कैसे भी आप याद रखो, टू क्यूब से या बक्से से, जैसे भी याद रखना है, टू क्यूब मतलब आठ रास्ते आ जाएंगे। तब एग्जैक्टली टू हेड लेके आने हैं, तो या तो पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, तीसरे पे फिर टेल आ जाए, क्योंकि एग्जैक्टली टू हेड चाहिए, एग्जैक्टली टू हेड, दो से ज्यादा नहीं। एटलीस्ट नहीं लिखा, एटलीस्ट के केस में तीन हेड वाला भी काउंट हो जाता, टू हेड प्लस तीन हेड, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली की जगह आपका क्या हो जाता है एटलीस्ट। तो यहाँ पे अगर पहले दो पे हेड है, तीसरे पे टेल आना चाहिए, अगर तो पहले पे हेड आया तो दूसरे पे टेल आया तो तीसरे पे हेड आ जाना चाहिए, राइट। या फिर आपका पहले पे टेल आया तो दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ जाना चाहिए, तीसरे पे भी हेड आ जाना चाहिए। और कोई सा केस बचेगा? और कोई केस बचेगा ही नहीं, ये तीन ही केस आएंगे आपके पास जो फेवरेबल है, और टोटल केस कितने हैं? आठ। तो आपका आंसर 3/8 हो जाएगा, राइट। ये ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। इट्स नॉट टफ, वेरी इजी। ओके, डू इट लाइक दिस। यहाँ पे एटलीस्ट होता तो क्या आता आंसर? एटलीस्ट के केस में क्या आंसर आता? बताओ। एटलीस्ट टू हेड्स, दैट मीन्स थ्री हेड्स आर ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स एच 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 भी हो सकता है, राइट। एच एच एस के वाला केस भी ऐड कर दोगे तो टोटल टोटल केस कितने हो जाएंगे? चार। तो 4/8, 1/2। रोनुप क्या आपको नींद आ रही है? रोनुप, हाँ जी सर। नींद आ रही है? नो सर, नो सर, तभी आ रही थी। ऐसे ही लग रहा है झुक जा रहा है तुम्हारा सर बार बार। नो 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 सर। अच्छा अच्छा, 4/8, 1/2 आंसर है। मतलब अगर एटलीस्ट दो हेड पूछ रहा है तो तीन हेड वाला केस भी काउंट करना पड़ेगा। चलो तुम मूड हो क्या हो एक बार, तब तक हम एक सवाल ये वाला दोबारा से करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है नींद आ रही है तुम्हें मुझे। तीन, 4/8 मतलब 1/2, ठीक है। मतलब इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं क्या, मतलब इतने, एक तो ऑडियंस कम है, ऊपर से उनमें भी नींद आ रही है। ये ऐसा हो रहा है जैसे किसी स्पीकर की लोकसभा में बहुत लंबी स्पीच होती है तो उसकी कोई सुनता नहीं है, तो उसको बोलते हैं सोने के मतलब उनके फोटो आते हैं जो एमपी और एमएलए होते हैं, कि वो सो रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सही है, आपको टोटल नंबर ऑफ केस निकालने थे, ये सीएपीएफ का बीवाईक्यू करा देते हैं हम। तो ये सीएपीएफ 2022 में पूछा गया था, जैसे सोने की मतलब खास जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा देर और झेल लो, 10-20 मिनट, फिर सो जाना मस्त एकदम, लंबा सुबह तक। ठीक है। तो ये डाइस वाला और ये
कॉइन वाला इसी तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके ओके। क्या आपको कार्ड का पता है? सबको कार्ड जो होता है डेक में, कार्ड जो होते हैं क्वीन, डायमंड, ये सब पता है कितने होते हैं, कैसे होते हैं? क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड, पता है? बताना यार, हमें बताओ, लिखवाओ कार्ड वार्ड, मतलब कुछ क्या होते हैं, क्योंकि कार्ड का भी सवाल आ जाता है कभी कभी। कार्ड का हमें पता नहीं है। अच्छा ठीक है। जैसे मान लो वो बोले कि किसी ईयर में इन ए लीप ईयर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 वीक्स तो पूरे होते हैं, और क्या बचता है? 7, 53 संडेज। वो बोले कि किसी लीप ईयर में 53 संडे आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो पहले आप 366 दिन देख लो। इसमें 52 तो हफ्ते पूरे होते हैं, और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, राइट? 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो देखो 52 तो यहां तक ही आ जाएंगे संडे। अभी एक संडे और चाहिए 2 दिन में से। 2 दिन में से एक संडे और चाहिए, ठीक है? तो 2 दिन में एक संडे चाहिए, तो या तो वो 2 दिन कैसे हो सकते हैं? या तो वो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं। तो ऐसे चलते चलेगा, तो बाद में सैटरडे संडे भी हो सकते हैं। तो संडे आने की टोटल 2 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। या तो संडे मंडे में आ जाएगा, या सैटरडे संडे में आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी जो आएंगी वो तो आएंगी आपकी 7, लेकिन संडे आने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी 2। तो 2/7 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है? इस तरह के मतलब क्वेश्चन है, इनको बस अटेम्प्ट करो, आउटकम निकाल लो, टोटल आउटकम निकाल लो, सोल्व करो, ठीक है? आपका आंसर बन जाएगा। तो जो कार्ड वाला है, डेक वाला, उसको देखना आप क्या होता है। कार्ड में पूछ लेता है, लेकिन उसमें भी फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम से आप निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज हमें आपको बतानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो मीनिंग से समझ में आ रहा है कि उस पर कुछ कंडीशन लगी होगी। तो जब कंडीशन लगी होगी ना, तो जो टोटल आउटकम है ना, वो कम हो जाएंगे। बस आप इतना याद रखना, टोटल आउटकम है वो कम हो जाएंगे। जब कंडीशन कुछ लग जाएगी तो उस पर टोटल आउटकम कम हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम तो निकालोगे जैसे निकालते हो वैसे ही कंडीशन के हिसाब से, लेकिन टोटल आउटकम कम हो जाएंगे। जैसे कि मतलब जो इवेंट है ना, कंडीशन का मतलब है कि जो इवेंट होने वाली है ना, वो किसी प्रीवियस इवेंट पे डिपेंड करती है, प्रीवियस इवेंट पे डिपेंड करती है। तभी तो वो कंडीशनल है। मतलब जो इवेंट अकर होने वाली है वो प्रीवियस अटेम्प्ट पे, इवेंट पे आपका कंडीशन है कुछ, तभी वो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि जैसे मान लो, लेट सपोज आई विल टेक वन क्वेश्चन, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे है। अ लेटर इज चोजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है? अगर जो मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वोवेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल? तो देखो ये तो आपका हो गया वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसमें वो कंडीशन दे देगा, गिवन दैट it is one of the first 10 अल्फाबेट्स। तो देखो अब उसने सैंपल साइज छोटा कर दिया। पहले तो 26 बोले थे, कि देखो उसने बोला था कि एक लेटर को चूज कर रहे हैं हम, फिर उसने बोला कि वोवेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो शुरू के 10 में से हो। तो टोटल केस तो भाई 10 ही है फिर, शुरू के 10 में से टोटल केस कितने हैं आपके पास? 10। लेकिन वोवेल कितने होते हैं शुरू के 10 में आपके? ए, ई, आई, ये 3 आ जाते हैं, तो आंसर 3/10 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? कंडीशन की वजह से टोटल आउटकम, टोटल आपके जो आउटकम है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रीवियस इवेंट पे कोई डिपेंड कर जाएंगे। तो इस तरह से आपके आउटकम जो है वो कम हो जाते हैं। और वोवेल आपको निकालना था स्टार्टिंग के 10 में से, आप वोवेल देखेंगे। फेवरेबल केस भी तो वहीं से देखेंगे जहां से टोटल आउटकम है। टोटल आउटकम 10 है, और उसमें से फेवरेबल केस 3 है, तो 3/10। ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये है कि जो सिंपल
वो प्रीवियस इवेंट पे डिपेंडेंस दिखा रहा है, तो आप सैंपल साइज को छोटा कर लो। ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, समवन थ्रोज अ डाई एंड गेट्स एन इवन नंबर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ही गेट्स अ प्राइम नंबर। तो देखो, जहां तक उसने पहले दे दिया कंडीशन कि उसने डाई थ्रो करी है, उसको इवन नंबर मिल गया है, इसका मतलब उसका सैंपल साइज ही 2 4 6 है, क्योंकि वो तो उसको मिल गया है इवन नंबर। तो यू हैव द सैंपल साइज एज 2 4 6, नॉट 1 2 6, बिकॉज उसने डाई थ्रो करी, उसको इवन नंबर मिल गया, इसका मतलब वो नंबर 2 4 या 6 में से ही एक था। अब उसने बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो आपका प्राइम नंबर होगा, तो इसमें प्राइम तो एक ही है, दो, तो आंसर इज 1/3। टोटल देयर आर 3 थिंग्स एंड वन इज प्राइम, सो द आंसर इज 1/3। सो सैंपल साइज छोटा हो जाएगा, उसी सैंपल साइज में आप वो देख लेना, तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कभी कभी वो 2 लाइन का क्वेश्चन भी बढ़ा देता है। ठीक है। कभी कभी देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन हमें कराना था एक्चुअली। अगर कोई क्लास टूर्नामेंट है, उसमें कोई A B C D पार्टिसिपेंट है, और एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए विनिंग इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग, सी जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उन्होंने पहले से 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी विनिंग इज 1/8। ओके। और वो बोल दे आपसे एट लीस्ट वन ऑफ सी एंड डी विंस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, एटलीस्ट वन ऑफ द सी और डी विंस, या इसका मतलब है अगर सी जीत जाए डी ना जीते तभी भी काम चल जाएगा, अगर सी जीत जाए और डी जीत जाए तभी भी काम चल जाएगा, अगर मतलब उनमें से कोई एक जीत जाए या दोनों जीत जाए, तो दोनों केस में हमारा काम चल जाएगा। एटलीस्ट वन मीन्स दैट मीन्स आइदर, मतलब आइदर सी विंस और डी विंस, आइदर सी विंस और डी विंस, और के केस में क्या आता है आपका प्लस, और के केस में प्लस आता है, तो आपको सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और डी की 8 है, तो इसको जोड़ देंगे। मैंने बताया था ना, और के केस में प्लस आता है, और मीन्स डिपेंडेंसी, एंड मीन्स इंडिपेंडेंसी, शुरू में बताया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे और आएगा, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द सी एंड डी मीन्स दैट मीन्स आइदर सी मीन्स और डी मीन्स, दैट मीन्स सी की भी आप निकाल दो और प्लस डी की निकाल के इसको जोड़ दो, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं ज्यादा, मतलब टफ इसी की तरह। तो क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं। एक ही सवाल पूछा है ना यार सीएपीएफ में, बस उसके हिसाब से हमने जितना आप देख रहे हैं उतना से आप कर पाओगे, लेकिन एक दो सवाल हम और कर देते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन आप थोड़ा देखो कैसे दिया हुआ है, बढ़िया सवाल दिया हुआ है। राउंड of one diameter is 1 meter is marked with 4 scoring regions from the center outwards as red, blue, yellow, and white. The radius of the red band is 0.120 meter. The width of all the remaining band is equal. If archers throw arrows towards the target, what is the probability that the arrow falls in the red region of the archery target? तो देखो ये ऐसे दिया हुआ है, पहले तो बना लो आर्चरी टारगेट, ये है एक, फिर आपका रेड ब्लू 4, इस तरह से होगा, राइट। 1 मीटर डायमीटर है इसका। हेलो, एम आई नॉट क्लियर? हेलो, अभी आवाज सही नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो, अभी ठीक है? यस सर। अभी सही है? ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है। थोड़ा सा चेंज करेंगे।
देखो जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल जगह बनता है, वो जनरली यही लगेगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डायमीटर कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पे ये 1 डायमीटर, डायमीटर का आपका है कोई पूरा आर्चरी, उसमें उन्होंने बोला है कि रेडियस रेड बैंड सबसे अंदर है, तो बाकी सारे हैं। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 0.20 मीटर। तो आप ये बताओ टोटल आउटकम कितने आएंगे, व्हाट इज टोटल आउटकम। और टोटल डायमीटर आपको 1 मीटर दे रखा है, बताओ कोई भी टोटल आउटकम कितना है। हेलो। वेट। ये क्वेश्चन देखो आप, आर्चरी का क्वेश्चन उन्होंने दिया था, आर्चरी से भी सवाल बन सकता है। उन्होंने बोला 1 मीटर डायमीटर का आपका पूरा आर्चरी बॉक्स है, और बोला कि जो रेड वाला है वो इंटरनल है सबसे, और उसके बाहर भी 3 कलर है, ब्लू येलो व्हाइट। और रेड वाले का जो रेडियस है वो 0.20 मीटर है। तो आप मुझे ये बताओ टोटल आउटकम कितना है, कोई भी ये बताओ टोटल आउटकम कितना है इसका, मतलब टोटल आउटकम क्या आएगा। क्या रेडियस टोटल आउटकम है या एरिया टोटल आउटकम है। जहां वो हिट करेगा वो पूरा एरिया टोटल आउटकम है ना, एरिया। राइट। और यहाँ पे उसका डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर रेडियस सर्कल का एरिया होता है, और यहाँ पे रेडियस उसकी 0.5 हो जाएगी पूरे की, क्योंकि 1 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो ये टोटल आउटकम हो जाएगा। और फेवरेबल आउटकम कितना होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम होना चाहिए पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, रेड वाले का, राइट, रेड वाले पार्ट का एरिया। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि पाई से तो पाई कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यानी 0.1, और फिर यहाँ पे 15, 0.16, ये आपके पास आंसर आ जाएगा सी। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन जो था ये किसका था आपका, ये सी सेट का क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो डाइस का पूछा, उसका पूछा था, कोइन वाला जो अभी कराया था। तो ऐसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपको किसके लिए रेडी रहना है, टोटल आउटकम निकालने के लिए और फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए। यहाँ इस केस में टोटल आउटकम एरिया था, ऐसे एरिया भी निकालना पड़ सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है बॉल वाला, देखो ये क्वेश्चन कैसे है। A bag contains 20 balls, 8 balls are green, 7 are white, and 5 are red. What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color? तो उन्होंने बोला एश्योर्ड हो जाना है हमें कि हर एक कलर की एक बॉल आ जाए, और टोटल 20 बॉल है, 8 ग्रीन है, 7 व्हाइट है, 5 रेड है। देखो अगर मैं आंख बंद करके उठा रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कि मैं शुरू में 8 की 8 ग्रीन उठा लूं, जरूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास दूसरी आए, क्या पता मैं आंख बंद करके सारी ग्रीन उठा लूं। आप मिनिमम लेके चलेंगे, एश्योर हो जाना है आपको। प्लस ऐसा हो सकता है आप 7 की 7 व्हाइट उठा ले, लेकिन 16वीं जो बॉल आएगी उसको आपको रेड उठानी ही पड़ेगी 15 के बाद, क्योंकि उन्होंने बोला है एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। तो जब 16 बॉल आप उठा लेंगे तो पक्का उसमें तीनों कलर की बॉल होगी। 16 से कम पे अगर आप बोलो 15, तो मैं बोल सकता हूँ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्या पता आप 8 और 7 ग्रीन और व्हाइट वाली उठा लें आंख बंद करके, ग्राउंड, और वापस रख नहीं रहे हैं आप, वो लिख दिया उन्होंने, जो निकालते हैं उसको नहीं रख रहे हैं।
इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि अगर आप बोले 14 बॉल तो मैं बोलूंगा आपने तो 7 ग्रीन उठाई है 7 व्हाइट उठाई है, जरूरी नहीं है ना। तो आंसर इसका जो होगा वो मिनिमम 16 बॉल होगा। इस तरह से क्वेश्चन देखो मल्टीपल तरह से चेंज हो सकता है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर रैशनल एबिलिटी। द फॉर्मूला इज ओनली सिंपल वन, दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब जो टोटल आउटकम है वो कब हो जाते हैं कंडीशन के केस में, वो कंडीशन लगा दो, और के केस में जोड़ दो, एंड के केस में मल्टीप्लाई कर दो इंडिपेंडेंट इवेंट में, और डिपेंडेंट इवेंट में जोड़ दो। ये 4 फॉर्मूले हैं, बेसिक यही पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है, 2 हमने और करा दिए हैं एक्स्ट्रा, ये वाला पूछा था बस अभी तक सीएपीएफ 2022 में, वरना पिछले 5-6 सवाल में कोई क्वेश्चन है नहीं प्रोबेबिलिटी का। एक क्वेश्चन है क्या पता आपके केस में डाई वाला आ जाए, या आपके केस में कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला आ जाए, या ये आर्चरी वाला रिपीट हो जाए दूसरी तरह से। यू जस्ट हैव टू अप्लाई ओनली वन कंसेप्ट, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चेस भी आ सकता है, यस चेस कैन ऑल्सो बी देयर। बट देखो जो चेस वाला होगा उसमें भी तो आपके पास पता होगा ना आपको कि चेस में टोटल कितने आउटकम है, कितने बॉक्सेज हैं उसमें। तो कितने बॉक्स होते हैं चेस में, एक साइड 64 बॉक्स होते हैं, राइट। अब देखो उसी हिसाब से वो पूछेगा कुछ 64 बॉक्स में कि भाई हाँ ये वाला ग्रीन से भरा हो, ये रेड से भरा हो। देखो अब क्वेश्चन मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आंसर आराम से निकाल सकता हूँ कि आपको फेवरेबल वाले निकाल देना, डिवाइड में टोटल से डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर। तो 64 आएगा टोटल भाई चेस का, याद रखना 8 का स्क्वायर है ना, 8 होते हैं, राइट। चेस वाले लोगों को सही पता होगा। मैं तो ये मतलब ये भी देख लेना जो कार्ड है ना, कार्ड देख लेना डायमंड कितने हैं, स्पेड कितने हैं, रेड और इसमें वाइट ब्लैक कितने हैं। उसमें भी कभी कभी पूछ लेता है, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन उसमें वो मतलब ऐसे पूछ लेता है दिस इज रेड ऑफ स्पैट और पता नहीं क्या क्या। जिसको जो खेलते होंगे कार्ड्स वो आसानी से कर देंगे उसको। जिनको कार्ड नहीं पता वो कार्ड देख लेना कितने कितने किस किस चीज के होते हैं। बाकी चीजें यही हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा है, 3-4 हमने करा भी दिए हैं। परमुटेशन जितना पढ़ाया है उतना आप करेंगे तो आपका हो जाएगा काम। ठीक है, बाकी जो हम लिख के देंगे अभी लिख नहीं पा रहे हैं हम क्योंकि बिजी चल रहे हैं। 13 13 13 13 26 ब्लैक 26 रेड, ठीक है, समझ में आ गया हमें भी। ये मतलब हमने भी याद किया था जब हमने कभी पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, भूल जाते हैं इसको क्या है, रेड रेड और व्हाइट, रेड और ब्लैक। ठीक है, तो बाकी कल से हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, ज्योमेट्री और फिर मेंस्ट्रुएशन। तो ज्योमेट्री पूरी कवर करानी है, बस पीवाईक्यू में बहुत कम पूछा है कैसे पढ़ाना है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। ज्योमेट्री मतलब काफी लेंदी टॉपिक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बचता है ना, 2 टॉपिक बचते हैं। बाकी अर्थमेटिक हो गया है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन हो गया। ये बेसिक जितना पीवाईक्यू में पूछा है उतना उससे 4 कदम आगे ही पढ़ाया है, ठीक है, उससे उतना ज्यादा टफ पूछा भी नहीं है। ठीक है फिर, सी यू टुमारो विद ज्योमेट्री, बढ़ाते हैं आगे काम ज्योमेट्री का। ओके बाय। थैंक यू भैया, जय हिंद।